आज हम बात करेंगे कनाडा को लेके कि कनाडा में अगर आपका 10th और 12th में गैप है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या गैप के कारण आपका वीज़ा सक्सेस कम हो जाएगा या वीज़ा आपको आ सकता है, कितने % चांसेस कम होते हैं, और जो गलतियां करते हैं मेजरली वो भी बताऊंगा कि ये वाली गलतियां आपको नहीं करनी है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो मेजरली 10th और 12th में गैप हो जाता है स्टूडेंट्स का। सपोज आपने 10th 2020 में की है, लेकिन आपकी 12th फिर 2022 में होनी चाहिए थी, लेकिन आपका गैप हो गया, आपकी 12th जाके 2024 में हुई है या 2025 में हुई है, तो यहाँ पर आपका गैप आ जाता है। इस गैप के रीजंस क्या होते हैं? एक तो होता है कि आप पहले फेल हो गए हो तो आपने दोबारा दे दिया, या एक बार आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप रीअपीयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है? इस केस में, फर्स्ट सिनेरियो में, अगर तो आप फेल हुए हैं तो फेल वाला सर्टिफिकेट मत लगाइए। आपने जो पास हुए हैं आपने सिर्फ वही सर्टिफिकेट लगाना है वैसे में। और अगर आपने रीअपीयर किया है तो अगर आपका तो डिफरेंस काफ़ी आ जाता है, मान लो आपके परसेंटेज पहले 50 थी अब 60 हो गई है, 70 हो गई है, तो बहुत बढ़िया, फिर आप वही वाला सर्टिफिकेट लगाइए। अगर आपका सिर्फ 50 से 51 ही हुए हैं तो 52 हुआ है, 1-2% का डिफरेंस है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप वही वाला सर्टिफिकेट लगाइए जो आपका पुराना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद 12th के बाद आपको गैप थोड़ा इजीली हो जाता है करना। और 10th और 12th में गैप होता है तो मेजरली स्टूडेंट्स अब गलतियाँ क्या करते हैं, आप उठा के कोई ISO सर्टिफिकेट लगा देते हो, कोई डिप्लोमा लगा देते हैं, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा लगा देते हैं। ये गलतियां बिल्कुल मत करिए। अगर आपका 10th और 12th में गैप है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 साल का गैप कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई भी जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है उसको। आप सिंपली अपना 10th भी लगाइए और साथ में 12th लगाइए। और अगर आपने फर्दर एजुकेशन ली हुई है, 12th के बाद भी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने कंटिन्यूस आपकी बात की, एजुकेशन कंटिन्यूस हो गया। इवन 10th 12th है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत सारे वीज़ाज लिए, 10th और 12th का गैप था, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम खुद ही SOP में जस्टिफाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता हुआ आपके सर्कमस्टांसिस पे। कई बार क्या होता है कि कोई स्टूडेंट्स बीमार होता है तो वो अपना मेडिकली कह सकता है कि उसको मेडिकल इशू है, या आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है। फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मान लो आपके पेरेंट्स में से कोई बीमार है तो आप एजुकेशन नहीं कर पाए, या आपके फैमिली में ही ओवरऑल कोई ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो गई है जिसके कारण आप थोड़ा शॉक में चले गए, या कुछ भी हो सकता है, तो वो हम रीज़न जस्ट उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगानी है। आपने जस्ट उसको सिर्फ अपनी SOP में मेंशन कर देना कि ये प्रॉब्लम थी, उसके बाद अब मैं दोबारा से ट्रैक पे आके अपनी करियर की तरफ दोबारा से ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। वो आपका कंसल्टेंट खुद ही कर देगा, या अगर नहीं भी पता चले तो आप SOP हमारे से शेयर कीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन कभी भी भूल के कंप्यूटर डिप्लोमा, कोई ISO सर्टिफिकेट का डिप्लोमा या कोई और डिप्लोमा बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि 10th के बाद बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ये करते हैं। ये चीज़ एम्बेसी को भी पता है, ठीक है, कि 12th के बाद ही मोस्टली स्टूडेंट्स अपना अगला करियर प्रोफेशनल चूज़ करते हैं। तो इसलिए 10th के बाद जब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वीज़ा चांसेस कम होते हैं। दूसरा आ जाते हैं कि अगर मान लो आपने 10th या 12th डिफरेंट बोर्ड से भी की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 10th आपने CBSE से की है, 12th आपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड से की है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्पाइट कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपका बोर्ड समटाइम्स चेंज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बेटर रहता है कि अगर आपका CBSE तो आगे भी CBSE रहे, वो बेटर होता है, या ICSE है तो ICSE हो जाए या CBSE हो जाए, तो वो बेटर होता है। लेकिन अगर फिर भी स्टेट बोर्ड की है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वीज़ा सक्सेस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, माइनस साइड डिफरेंस है, तो वो उसको कोई इतना बड़ा इशू लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप ओपन स्कूल से किए, आपने ओपन स्कूल वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंज लेता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनको एडमिशन का ही चैलेंज आता है। 90% इंस्टीट्यूट ओपन बोर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते, सिर्फ 10% करते हैं, और वहाँ पर भी आपको वहाँ पर थोड़ा सा वीज़ा का चैलेंज रहता है। वहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, और आपकी जो SOP है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ आपकी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो उसके लिए आपके वीज़ा चांसेस तभी बेटर होंगे जब अगर फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं
कि अब आपको करना क्या चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी है कि अगर आपका गैप होता है तो आप अपना, जैसे कि मैं पहले बताया, जैसे ओपन बोर्ड वाला केस होता है वैसे ही अगर आपका गैप है, आप सिर्फ अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग पुटअप कीजिए, अपने फाइनेंशियल्स अच्छे लगाइए। आपके फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, उसमें आप फंड्स भी दिखा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की सेविंग FDR, उसके बाद अपने पेरेंट्स की ITR दिखाइए। दोनों की ITR होनी चाहिए, मदर की नहीं भी भरी हुई तो भी भरवाइए, तो दोनों पेरेंट्स की ITR लगाइए जो कि 15 लाख के आसपास हो। और उसके बाद अगर आप अपनी CA रिपोर्ट भी, वेल्थ रिपोर्ट भी साथ में लगा सकते हैं तो वो भी लगाइए, अगर आपके फैमिली का प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल दैट और भी कुछ है तो वो, क्योंकि जितनी आप फाइल स्ट्रॉन्ग करेंगे उसके बाद SOP को बिल्कुल भी जेनरिक नहीं होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपको मोटिवेशन कैसे मिली दोबारा इंटरनेशनल की, उसकी एक स्टोरी होनी चाहिए। वो चीज़ें सारी मैटर करती कि आपकी अगर फाइल की प्रेजेंटेशन सही है तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत सारे वीज़ा लिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.